Welcome all the students. Today's topic is histology introduction. Histology में हम जो भी अब चीज़ें पढ़ेंगे आगे को, तो सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन वाली क्लास होनी चाहिए, तो दैट्स द इंट्रोडक्शन क्लास. एंड इसमें आपको पता चलेगा कि क्या हिस्टोलॉजी एक्चुअली है, क्या कितने कितने टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, और वो टिश्यूज़ जो होते हैं वो अलग अलग फॉर्म में किस तरह से आपस में जुड़े हुए रहते हैं और वो वर्क क्या करते हैं. फिर नेक्स्ट जो क्लासेस होती जाएंगी हमारी, उनमें हम अलग अलग टिश्यूज़ के और ऑर्गन्स के बारे में हर एक क्लास में अलग अलग करके पढ़ेंगे. आज की जो क्लास है वो सिंपली इंट्रोडक्शन वाली क्लास है. हम एक ओवरऑल लुक आपको पता चल जाएगा हिस्टोलॉजी एक्चुअली किस बेस पे है. ठीक है. और ये जो भी मैं आपको आज पढ़ाऊँगी, ये सारी इसका जो रेफरेंस मैं आपको देना चाहती हूँ, ये है प्रिंसिपल ऑफ फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी बाय गेराल्ड जे टॉर्टोरा. ये जो बुक है बहुत ज़्यादा अच्छी बुक मानी जाती है फिजियोलॉजी और एनाटॉमी पढ़ाई करने के लिए. तो हम बेसिकली हिस्टोलॉजी है क्या, एनाटॉमी ही होती है. मतलब जब आप किसी ऑर्गन को कट करते हो तो उसके अंदर क्या क्या सेल्स आपको दिखाई देती हैं, वही रहता है एनाटॉमी में. और हिस्टोलॉजी एंड एनाटॉमी पैरेलल विद ईच अदर. सो लेट्स स्टार्ट. देखिए, हिस्टोलॉजी का मीनिंग सबसे पहले क्या होता है कि हिस्टोलॉजी इज़ द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यू. यहाँ पे डील की स्पेलिंग अलग अलग हो गई है, तो इसे डील पढ़ा जाएगा, DEALS, डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यूज़. हिस्टोलॉजी का मतलब है जो कि टिश्यू की पढ़ाई की जाती है, जिसमें कि टिश्यू कौन कौन से, जैसे हमको पता है इपिथीलियल होती है, टिश्यूज़ होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, बहुत सारे, अभी मैं आपको बताती हूँ इससे आगे. तो हिस्टोलॉजी में हम टिश्यूज़ की पढ़ाई करते हैं, टिश्यूज़ के बारे में स्टडी करते हैं. तो बॉडी टिश्यू जो हमारी, अभी मैं एनिमल्स की बात कर रही हूँ, ठीक है. जैसे अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो वहाँ पे टिश्यू अलग टाइप के हो जाते हैं. एनिमल्स में टिश्यू बेसिकली ये चार टाइप्स के होते हैं. तो बॉडी टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 बेसिक टाइप्स. अब ये बेसिक टाइप्स हैं, ठीक है. मतलब बेसिकली अगर हम ऑल ओवर फॉर्म में देखा जाए तो टिश्यू यही चार टाइप के होते हैं. फिर इनको भी कैटेगराइज किया जाता है सिंपल और कॉम्पैक्ट टिश्यूज़ में. ठीक है. जैसे ब्लड है, ब्लड में अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं. हालांकि टिश्यू की डेफिनेशन ये होती है कि टिश्यू हमेशा एक ही टाइप की सेल से मिलकर बना होना चाहिए, लेकिन ब्लड में अलग अलग टाइप की सेल हैं, RBC हैं, WBC हैं, अलग अलग टाइप की सेल्स हैं. तो वो थोड़ा अलग चीज़ होती है. बट बेसिकली अगर कोई सिंपली फॉर्म में पूछे तो चार ही टाइप की टिश्यूज़ मानी जाती हैं. पहली है एपिथेलियल टिश्यू. अब देखिए एपिथेलियल टिश्यू का स्ट्रक्चर, ये एपिथेलियल कनेक्टिव वगैरह, ये मैं अलग अलग क्लास में अलग अलग आपको बहुत ब्रॉड टर्म में आपको टीच करूँगी मैं इसे. अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा इंट्रोडक्शन है, आप देख लीजिए कि एपिथेलियल टिश्यूज़ जो होते हैं, देखिए जैसे ये है एपिथेलियल टिश्यू. ठीक है. इस तरह से एपिथेलियल टिश्यू काफ़ी पतले पतले होते हैं और जुड़े होते हैं आपस में. बहुत ज़्यादा थिक इनकी कंसिस्टेंसी नहीं होती है. और ये एपिथेलियल टिश्यूज़ बॉडी के उस पार्ट में पाए जाते हैं जहाँ पे कि बॉडी, जैसे ऑर्गन्स जो है वो हॉलो ऑर्गन्स हो. जैसे कि हमारी ये ब्लड की वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वो क्या होती हैं, एक तरह से हॉलो ही होती हैं अंदर. जैसे इस तरह से ये पाइप जैसी हैं और इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है. तो जो ये पाइप टाइप जो जहाँ जिसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है वो है तो हॉलो ही, खाली है ना वो, अंदर से उसके अंदर ब्लड भरा हुआ है. तो ये जो इसकी जो लेयरिंग होगी, जो लाइनिंग होगी इसकी वॉल्स की, वो एपिथेलियल टिश्यू करेगी. क्योंकि जहाँ जहाँ पे बहुत पतली पतली लाइनिंग खाली करनी होती है, उधर उधर पे एपिथेलियल टिश्यू का काम आ जाता है. तो एपिथेलियल टिश्यूज उधर उधर पे होंगे आपकी बॉडी के अंदर, जहाँ पे क्योंकि जैसे पाउच टाइप का कुछ है, आपकी जैसे ग्लैंड्स हो गई. ठीक है. और ग्लैंड्स होती क्या है, एक एक पाउच जैसा होता है जिसके अंदर की कुछ एंजाइम या फिर कुछ हार्मोन्स बन रहे होते हैं और वो बाद में सीक्रेट होते हैं बाहर की तरफ. तो ऐसी जगहों पे एपिथेलियल टिश्यूज़ पाए जाते हैं. देखिए जैसे ऑर्गन्स हो गए, और हॉलो बॉडी ऑर्गन्स हो गए, और बॉडी कैविटीज़ हो गई, एंड डक्ट्स हो गई. बॉडी की डक्ट्स यानी कि जैसे ये यहाँ पे कोई ग्लैंड है, ग्लैंड से ये इस तरह से नली जो निकलती है बाहर की तरफ, इसको डक्ट बोलते हैं. तो ये डक्ट भी एपिथेलियल टिश्यू से बनी, मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है, बहुत सा टाइप के टिश्यू से बनी होगी है, लेकिन इसकी लाइनिंग अंदर की तरफ की जो लाइनिंग होती है वो सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू करेगी. और कुछ कुछ ग्लैंड्स भी होती हैं, कुछ कुछ नहीं, मोस्ट ऑफ द ग्लैंड्स आर मेड विद द एपिथेलियल टिश्यू. ठीक. ये हो गया हमारा एपिथेलियल.
फिर है कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू एज द नेम इंडिकेट्स, कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट समथिंग. कनेक्ट बेसिकली व्हाट, वन ऑर्गन विद अनदर ऑर्गन. ठीक, और ये क्या करता है, सपोर्ट करता है बॉडी को. एक तो कनेक्ट करता है बॉडी के, मान लो एक बॉडी पार्ट इधर है आपका, एक बॉडी पार्ट इधर है, तो इसको इस बॉडी पार्ट को इस बॉडी पार्ट से वो कनेक्ट करेगा ताकि आपस में अलाइन हो सके, आपस में कोऑर्डिनेट कर सके. ठीक है, और दूसरा बॉडी को सपोर्ट भी करता है. ठीक, कैसे करेगा बॉडी को सपोर्ट, क्योंकि बोन, आपने बोन सुना होगा, बोन और ब्लड जो है कनेक्टिव टिश्यू माने जाते हैं. तो ब्लड क्या कर रहा है, आपका ब्लड आपकी पूरी बॉडी में फ्लो हो रहा है ऊपर से लेके नीचे तक. तो इसका मतलब वो क्या, कनेक्ट कर रहा है आपके एक बॉडी पार्ट को दूसरी बॉडी पार्ट से. तो ये तो जस्टिफाई कर रहा है इस चीज़ को कि कनेक्टिव टिश्यू प्रोटेक्ट्स एंड कनेक्ट्स भी होगा यहाँ पर. ठीक है, कनेक्ट भी करेगा ये, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू नाम है इसका. तो ये, और दूसरा क्या है, प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट्स. प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट का मतलब क्या है, आपकी खुद की बॉडी देखिए जहाँ पे आपकी रिप्स होती हैं, रिप्स के अंदर अंदर साइड को वहाँ पे बहुत डेलिकेट बॉडी पार्ट्स होते हैं. तो उन, वो जो रिप्स होती हैं वो किसकी बनी होती है, बोन्स की बनी होती है. और बोन इज़ अ काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. वो कैसा कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि प्रोटेक्ट कर रहा है आपकी बॉडी के अंदर के डेलिकेट पार्ट्स को. वो बाहर की एनवायरनमेंट से जो शॉक हो सकता था, उसको जो शॉक मिल सकता था अंदर के डेलिकेट पार्ट्स को, उससे उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता. ठीक है, सो कनेक्टिव टिश्यू प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट बॉडी and its organs. Various type of connective tissue binds organs together and store energy को भी, फैट वगैरह को भी स्टोर करके रखते हैं. इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं. इम्यूनिटी, आजकल तो इम्यूनिटी वर्ड इतना पॉपुलर है, हमेशा हम सुनते हैं WBCs ही होती हैं बेसिकली इम्यूनिटी की बात हम करें तो जो ब्लड है, ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू एंड इनसाइड blood there are lot of WBCs, that mean WBCs increase our immunity. So connective tissue basically is a booster of immunity. ठीक है, अब आया थर्ड चीज़. थर्ड क्या है, मस्कुलर टिश्यू. तीसरा है मस्कुलर टिश्यू, जो कि जनरेट्स द फिजिकल फोर्स नीडेड टू मेक बॉडी स्ट्रक्चर मूव एंड जनरेट्स बॉडी हीट. तो जो मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं वो क्या करते हैं, बॉडी को की जो फिज़िकली जो बॉडी की पावर को बढ़ाते हैं. यानी कि मस्कुलर टिश्यू मतलब ये समझिए आपके मसल्स जो हैं, ये सारे मस्कुलर टिश्यूज़ से मिल के बने होते हैं. तो मसल्स का मतलब क्या है, आप जब किसी चीज़ को उठा रहे हो तो आपके मसल्स हो रहे हैं. आप चल रहे हो तो आपके मसल्स यूज़ हो रहे हैं. तो मस्कुलर टिश्यूज़ आपकी बॉडी के को स्ट्रेंथन करते हैं, आपकी बॉडी में फिजिकल फोर्स को एस्टेब्लिश करते हैं. ठीक, तो ये थर्ड काइंड ऑफ टिश्यू, दैट वाज द मस्कुलर टिश्यू. फोर्थ टिश्यू है, ये अपने आप में थोड़ा अलग ही टाइप का है, डिस्टिंग्विश है. वो क्या है, नर्व टिश्यू. नर्व बेसिकली ऐसा नहीं होता है कि आपको अच्छे से दिखाई देगा कहीं पे, बट नर्व टिश्यू जो होती हैं वो पूरे बॉडी को कोऑर्डिनेट करती हैं. आपको कहीं पे चोट लगती है तो आपको पता चलता है कि मुझे चोट लगी है, वो नर्व टिश्यू की वजह से. आपको रिफ्लेक्ट करना होता है, यानी कि आपका पैर कभी किसी जगह पे पड़ जाता है, आपको फिर दर्द फील होता है और पैर को आप उठा लेते हो, ये सब कनेक्टिव टिश्यू करवा रहा होता है. ठीक है, तो क्या है, देखिए, वैरायटी ऑफ चेंजेस इन द वैरायटी of condition inside and outside of the body and responses by generating action potentials. ठीक है, action potential, resting potential, ये सारी चीज़ें होती हैं जब, जैसे ये मान लो, एक सेकेंड, ये आपका कोई साइटॉन है, ये नीचे से एक्सॉन बना हुआ है, तो यहाँ पे डेंड्रॉन्स होंगे बहुत सारे, और यहाँ पे क्या होंगे, ये हो गया साइटॉन, बीच वाला हिस्सा. तो यहाँ पे जब ये बॉडी, ये कंडक्शन होता है, जब नर्व इम्पल्स कंडक्शन होता है, तो ये जो एक्सॉन है, एक्सॉन की पोलरिटी चेंज हो जाती है. यानी कि बाहर पे प्लस 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 होते हैं आयंस की वजह से, बाहर की साइड को प्लस होंगे, अंदर की साइड को माइनस माइनस होंगे आयंस की वजह से. सोडियम पोटेशियम पंप लगा रहता है बीच में, इसकी वजह से ये आयंस को अंदर बाहर करते रहते हैं. तो इसकी वजह से इसका एक्शन पोटेंशियल बदल जाता है. इसको कहते हैं एक्शन पोटेंशियल या फिर रेस्टिंग पोटेंशियल. जब हम बिल्कुल, हमको कुछ चीज़ का अनुभव नहीं हो रहा होता, मतलब हमको कोई चोट नहीं लगी, हमें कुछ नहीं हो रहा है, तो ठीक है, उस समय पे हम रेस्टिंग पोटेंशियल में हैं, हमारी नर्व रेस्टिंग पोटेंशियल में. लेकिन जैसे ही हमको चोट लगेगी और हमें फील होने लगेगा, तो फील कैसे होगा, जब वो अपने एक्शन पोटेंशियल में आ जाएंगे. ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है. हालांकि हम ये सब नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ उसका कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे सिंपली बाद में. ठीक है,
तो ये हो गया आपके 4 कनेक्टिव टिश्यूज़। पहला है एपिथेलियल, दूसरा है सॉरी 4 तरह के क्या टिश्यूज़। पहला है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मस्कुलर टिश्यू और चौथा है नर्व टिश्यू। अब ये एपिथेलियल टिश्यू भी जब आप पढ़ेंगे ये भी बहुत टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप के। अब जो टिश्यूज़ होते हैं, देखिए टिश्यू के होते हैं, टिश्यूज ऑफ द बॉडी डेवलप फ्रॉम 3 जर्म प्राइमरी जर्म लेयर्स। जब भी एम्ब्रायो बनता है तो उसमें क्या होती है, 3 जर्म लेयर्स होती हैं। पहली अंदर की वाली क्या होगी, सबसे पहले एंडोडम, बीच की हो गई मीजोडम, सबसे बाहर की हो गई एक्टोडम। तो इन तीनों डर्म से, इन तीनों लेयर से जो सेल्स निकल करके आती हैं वही क्या बनाती हैं, आपकी टिश्यूज़ बनाती हैं। यानी कि एक्टोडर्म से एक ही टाइप की सेल बनेगी, मतलब एक टाइप की सेल का मतलब है फंक्शनली वो एक ही जैसी होगी। तो अगर एक ही तरह का फंक्शन कर रही है तो वो सब एक जगह पे इकट्ठा हो जाएंगे और एक टाइप की टिश्यूज़ बनाएंगे, टिश्यू बना लेंगे। तो इसका ओरिजिन, मतलब इसका एम्ब्रायोनिक ओरिजिन कौन सा हो गया, एक्टोडर्म। एम्ब्रायोनिक ओरिजिन क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये अभी जो डायग्राम है एम्ब्रायो का है, एम्ब्रायो की एक्टोडर्म से एक टाइप की कोई टिश्यू बन रही है। तो जो एक टाइप की यहाँ पे जो टिश्यू बनी वो उसका वो क्या हो गई ओरिजिन में, एक्टोडर्मल। जो मीजोडर्म से बनेगी वो मीजोडर्मल इन ओरिजिन, जो एंडोडर्म से बनेगी वो एंडोडर्मल इन ओरिजिन। तो ये हमेशा ध्यान रखना। तो इपिथेलियल टिश्यूज, अब देखिए इपिथेलियल टिश्यू डेवलप फ्रॉम ऑल 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स। बिल्कुल ऑब्वियस है, क्योंकि जो इपिथेलियल जो टिश्यू जो भी मैंने आपको बताई थी वो यहाँ से भी बन सकती है, एक्टोडर्म से भी, वो मीजोडर्म से बन सकती है, वो एंडोडर्म से भी बन सकती है। क्योंकि इपिथेलियल टिश्यू बेस आपकी बॉडी के लगभग हर एक पार्ट में पाई जाती है। आपके बॉडी के सबसे बाहर के पार्ट में भी, आपकी जो स्किन है वो भी इपिथेलियल से बनी है। आप तो हो गए एक्टोडर्मल, मतलब आपके बॉडी के सबसे बाहर का हिस्सा भी एपिथेलियल टिश्यू वहाँ पे इन्वॉल्व है। फिर आया आपकी बॉडी का थोड़ा सा अंदर का हिस्सा, यानी कि जैसे आपका पेनक्रियाज है, आपके लंग्स हैं और जो वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, ये सारी भी इसमें भी इपिथेलियल टिश्यू पाई जाती है। दैट मीन इसका ओरिजिन क्या हो गया, मीजोडर्मल। फिर इंडोडर्मल, यानी कि आपके बॉडी के इंटरनल पार्ट्स जो होते हैं वो भी, उसमें भी इपिथेलियल टिश्यू कहीं ना कहीं पे होती है। इसका मतलब कि जब बॉडी के हर एक पार्ट में इपिथेलियल टिश्यू अपना इन्वॉल्वमेंट दे रही है, वहाँ पे इपिथेलियल टिश्यू है, इसका मतलब क्या है कि जब आप एम्ब्रायो की कंडीशन में थे उस समय इपिथेलियल टिश्यू आपके एम्ब्रायो के हर एक हिस्से से ओरिजिनेट हुई और इसीलिए आपकी बॉडी के हर एक हिस्से में वो पाई भी जा रही है। ठीक, तो ऑल कनेक्टिव टिश्यू एंड मोस्ट मसल टिश्यू डिराइव फ्रॉम मीजोडर्म। देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इपिथेलियल टिश्यू एम्ब्रायो के तीनों हिस्सों से मिलकर के, जैसे ये पहला हो गया इंडोडर्म, ये मीजोडर्म, ये एक्टोडर्म, तो इपिथेलियल टिश्यू इन तीनों से डिराइव होएगी, तीनों से। यहाँ से भी बनेगी इपिथेलियल टिश्यू, कुछ इधर से बनेगी, कुछ इधर से बनेगी। लेकिन जो कनेक्टिव टिश्यू है, ऑल कनेक्टिव टिश्यू एंड मोस्ट ऑफ द ऑल कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यू समझ रहे हैं आप लोग कौन सा, ब्लड एंड बोन, और मसल टिश्यूज यानी कि मस्कुलर टिश्यूज, वो दोनों, ये दोनों टाइप के टिश्यूज ज़्यादातर कहाँ से मिलके बने होते हैं, मीजोडर्म से। ठीक है, मीजोडर्म, ये बीच वाली जो डर्म है, इन दोनों के बीच की डर्म, ये वहाँ से। और नर्व टिश्यू डेवलप फ्रॉम इक्टोडर्म। अच्छा, ये भी इक्टोडर्म से मिलके बनी होती है। नर्व टिश्यूज क्या होती है, ये भी इक्टोडर्म से मिलके बनी होती है। ठीक हो गया। तो अभी और क्या चीज़ें हैं, अच्छा तो ये तीनों हो गए कि हमारी जो सेल्स होती हैं, टिश्यूज़ की जो सेल्स होती हैं, वो उनका ओरिजिन, एम्ब्रायोनिक ओरिजिन क्या क्या है। अब आप सोचिए कि ठीक है, हमने तो ये बोला कि जो टिश्यूज़ हैं वो एक्टोडर्म से निकली या मीजोडर्म से निकली या एंडोडर्म से निकली। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि मान लो यहाँ पे एक टिश्यू है बड़ा सा, इसका मतलब क्या है, इस टिश्यू में बहुत सारी सेल्स होंगी, एक ही टाइप की सेल्स होंगी जो कि फंक्शनली सिमिलर हैं और ओरिजिन भी उनका सिमिलर है। अब ये सेल्स तो अलग अलग तरह से हैं, लेकिन अपना एक, इसका एग्जिस्टेंस अलग है, इसका एग्जिस्टेंस अलग है और इसका एग्जिस्टेंस अलग है। लेकिन ये सोचिए कि ये सेल आपस में कैसे होल्ड करके रखती हैं एक दूसरे को। ऐसा भी तो, अगर ये होल्ड नहीं करके रखेंगे तो सेल तो उसका जो
जो एंकरिंग है वो अगर ढीली होगी तो सेल तो निकल सकती है टिश्यू से बाहर। तो ऐसा क्या होता है दो सेल्स के बीच में कि वो अटकी हुई रहती हैं? उसका आंसर ये होता है कि इनके बीच में अलग अलग टाइप के सेल के जंक्शंस पाए जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल जंक्शन। ठीक है, ये सेल जंक्शन बहुत तरीके के होते हैं। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि खाली सेल एक इधर पे है एक इधर पे ये चिपक गई दोनों आपस में, ऐसा नहीं होता है। इनके बीच में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो इसको इनेबल कर पाते हैं एक दूसरे से अटैच रहने के लिए हमेशा से। और ये जंक्शंस भी बहुत तरीके के होते हैं। पहला है टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन यहाँ के दोनों सेल्स आपस में काफ़ी टाइटली बॉन्ड करके रहती हैं। ये इसका डायग्राम हो गया। फिर है एडरेंस जंक्शन। एडरेंस जंक्शन इस तरह का रहता है, ये दोनों इस तरह से आपस में कनेक्टेड रहते हैं। ये जो जंक्शंस है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी। अभी फ़िलहाल हम सिर्फ इतना ही देखते हैं। अभी आप एपिथेलियल सेल्स को अच्छी तरह से देख लीजिए, और अगर आप चाहते हैं तो आप ये जो इसमें जितना भी थ्योरी लिखा हुआ है इसको आप बिल्कुल अपनी नोटबुक में कर सकते हो। ठीक है, अपने खुद के नोट्स बनाने के लिए। और जंक्शंस में आपको अगली क्लास में पढ़ाऊँगी। चलिए ठीक है, थैंक यू।